Hello students, in this lecture we are going to discuss another topic of mental ability, that is data redundancy. My name is Harish Kumar Gaur and let's start with data redundancy. देखिए data redundancy में क्या होता है, in data redundancy we have include some questions related with arithmetical reasoning, direction, ranking, ordering, blood relation and so many different topics. इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस के साथ हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ रेफरेंसेस गिवन होते हैं. अब हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि जो रेफरेंसेस हमको गिवन है या जो पॉइंट्स हमको गिवन है उन पॉइंट्स में से विच पॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, रिड्यूस कर सकते हैं. मतलब रिडंडेंसी मतलब हम उसको निकाल सकते हैं, हम उसको अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. तो जैसे कि हम ये देखें, क्वेश्चन इज लेट्स अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चन. अब जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास. How many boys are there in the class? अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं. जैसे कि पहला पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class are 200. Okay. Second point, the ratio of boys and the ratio of boys to girls. The ratio of boys to girls in the class is 2:3. Third point, the difference in the number of boys and girls, the difference in the number of boys and girls is 40. ओके. अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. आपका पहला ऑप्शन है ओनली 2 सफिशिएंट है, बाकी रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, ओनली 2 is not required, sorry, only 2 is not required. ऑप्शन बी है only 3 is not required. ऑप्शन सी is either A or B, and option D any one of three statements, any one of three statements can be dispensed with. अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि ओनली 2 रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली 3 रिक्वायर्ड नहीं है, या इधर ए और बी, मतलब ओनली 2 ओनली 3 रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर एनी वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कैन बी डिस्पेंस्ड विद, यानी कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी दो
आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने बॉयज हैं। अब हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 200। इस इकलौते सिंगल से तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके साथ हमें कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। सेकंड पॉइंट ये कहता है द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 2:3। तो इस रेशो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प से हम बॉयज और गर्ल्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और सेकेंड पॉइंट के साथ अगर मैं थर्ड पॉइंट को यूज़ करूँ तो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को यूज़ करता हूँ, सिंगल किसी एक सिंगल पॉइंट से तो हमारा आंसर निकल नहीं रहा, ना तो इसको सिंगली यूज करके, ना इसको सिंगल यूज करके, ना इसको सिंगल यूज करके, है ना। तो सिंगल तो हम किसी भी पॉइंट को, मतलब लॉनली हम किसी भी पॉइंट को यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू कोलैबोरेट वन स्टेटमेंट विद सेकंड स्टेटमेंट, एनीवन। ओके, तो अब देखिए पहला स्टेटमेंट है कि क्लास में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 2:3 है बॉयज़ टू गर्ल्स का, यानी कि 2 बॉयज़ का है और 3 गर्ल्स का है। तो अगर हमें बॉयज़ की क्वांटिटी निकालनी है तो बॉयज़ का रेशो अपॉन सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 नंबर ऑफ बॉयज़ आर देयर। ओके, तो बॉयज़ की क्वांटिटी निकल के आ गई, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड और थर्ड को अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे पता है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो जो है वो 2:3 का है, तो बॉयज़ 2x हो गए, गर्ल्स 3x हो गई, और अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब इसने यही कहा है द डिफरेंस ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 40, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो जो डिफरेंस जो है वो 40 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो x किसके इक्वल हो गया, 40 के। x अगर 40 के इक्वल हो गया तो बॉयज़ की वैल्यू आ गई 80 और गर्ल्स आ गई 120। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करूं, भाई दो पेयर तो हमारे बन गए, फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कर लूं, फर्स्ट और थर्ड को, तो उससे क्या आंसर निकल के आ सकता है कि भाई बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस जो है वो 40 का है। सपोज मैंने मान लिया कि बॉयज़ जो हैं वो x हैं, गर्ल्स x + 40 हैं, टोटल सम कितना हो गया 200, है ना। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी आ गई 160, तो x की वैल्यू वापस कितनी आ गई 80। तो कोई भी दो, फर्स्ट सेकंड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, या फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लो, कोई भी दो हम यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या आएगा आंसर, एनी वन ऑफ 3 स्टेटमेंट्स कैन बी डिस्पेंस्ड विद। इन तीनों में से कोई भी 2 स्टेटमेंट यूज़ करके हम आंसर दे सकते हैं। ओके, सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब जैसे कि एग्जाम्पल है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, in the adjoining figure find angle ABC. We have to find the value of angle ABC. Now first point is angle ACD is equals to 120. Second point, angle BAC is equals to 40. And third point, AB is equals to AC. ये 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें आंसर में। ओके, और डायग्राम में आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है हमारा डायग्राम, A, B, C एंड D। ओके, अब हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट,
ऑप्शन बी ओनली सेकेंड, ओके, ऑप्शन सी ओनली थर्ड, and option D, any one of three statement can be dispensed with. Any one of three statement can be dispensed with. वापस से वही कंडीशन है कि कौन सा रिक्वायर्ड है कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है तीनों पॉइंट में से, ओके और उस अकॉर्डिंग क्या किसी एक ही पॉइंट से हम आंसर दे सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ओके और हमें दिया हुआ है एंगल ए सी डी, दिस एंगल इज 120, ओके, एंगल बी ए सी दिस इज 40, ओके, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये और ये साइड इक्वल है, ये हमको दिया हुआ है और ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं हम। सिंगली किसी भी पॉइंट से हम आंसर नहीं दे सकते, ओनली अगर हम एंगल ACD को यूज़ करें तो उसकी हेल्प से हम ये एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओनली BAC को यूज़ करें तो भी हम ये एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें दूसरा एंगल दिया हुआ नहीं है। सपोज अगर ये एंगल दिया हुआ रहता और अगर ये पॉइंट में लिखा हुआ रहता तब तो हम आंसर दे सकते थे, बिकॉज वी नो दैट इन अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो उससे हम ये आंसर दे सकते हैं। ठीक, AB इक्वल्स टू AC से बस ये पता चलेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट एंगल्स ऑफ दोज इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ओके। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो उससे केवल ये दोनों एंगल इक्वल पता चलेंगे, ये थोड़ी पता चलेगा उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने डिग्री के एंगल है, ओके। तो सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करके हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। बट अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करूं, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड कहता है कि ये एंगल 120 है, ये एंगल 40 है, तो हमें पता है सपोज इस रिक्वायर्ड एंगल को मैं x मान लूँ, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो अब अगर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो आप देखिए कि x और 40 दोनों का सम 120 के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सेज दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स। जो इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 120। उस अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। तो इन दो को यूज करके I can find the answer of angle ABC. Now let's use second and third. If we use second and third, so second says that this angle is 40, this angle is x, then this angle is also x, because these two sides are equal. If these two sides are equal, then these two angles are also equal, and in that we can apply the property of triangle that the sum of interior angles of a triangle is 180. So 40 plus x should be 180. तो यहाँ से 2x का वैल्यू आ जाएगा कितना आपका? 140। टू एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 140, करेक्ट। x प्लस 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 70, ओके। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ओके, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में दोनों एंगल्स का वैल्यू कितना होगा? 70। अगर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 80 आ रहा है, इन दोनों के सम 120 के इक्वल करते हैं तो, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कर लूँ, फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कर लूँ, तो फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करने से मुझे क्या पता चलेगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और फर्स्ट कहता है कि ये एंगल 120 है। तो उस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और लीनियर पेयर अगर फॉर्म कर रहे हैं तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा।
दैट मीन्स आई कैन से दैट x प्लस 120 इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा. इन दैट वे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा. ओके, वैल्यू सभी से अलग अलग आ रही है, एक से 80 आ रहा है, एक से 70 आ रहा है, एक से 60 आ रहा है, बट प्रॉपर वे में आंसर निकल के आ रहा है हमारा. वी आर अप्लाइंग द प्रॉपर लॉजिक, द प्रॉपर सीक्वेंस, द प्रॉपर रूल ऑफ ज्योमेट्री. जो भी करेक्ट रूल है हम वो अप्लाई कर रहे हैं और हर बार x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना. चाहे वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं बट आंसर तो कैलकुलेट हो रहा है. तो हम इन तीनों में से किसी भी दो को यूज कर लें तो हमारा आंसर आ सकता है. सो इन दैट केस हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अगेन, कि कोई भी दो यूज कर लो और अपना आंसर निकाल लो. नेक्स्ट, ओके देखिए, द क्वेश्चन इज what is the ratio of the present age of Anna and her mother? What is the ratio of the present ages of Anna and Anna and her mother? That's Anna. Okay. Now, the points are, first point is the sum of the ages of Anna, the sum of ages of Anna, her mother, and her father is 62. The sum of ages of Anna, her mother, and her father is 62. 5 years ago, 5 years ago, Anna's age was 1/5. Anna's age was 1/5 of her father's age. Of her father's age. Third point, 2 years ago, 2 years ago, the sum of ages of Anna and her father was 36. 2 years ago, the sum of ages of Anna and her father was 36. Okay. ऑलराइट, अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो हमारा पहला ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फर्स्ट और सेकंड ओनली, फर्स्ट और सेकंड आंसर देने के लिए रिक्वायर्ड है. सेकंड बी ऑप्शन है, सेकंड
और थर्ड आंसर देने के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब अगर ये रिक्वायर्ड है तो बाकी का क्या हो गया, नॉट रिक्वायर्ड, थर्ड वाला रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर देने के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर रिक्वायर्ड। ओके, तो अब हमें देखना है कि तीनों में से कौन से दो रिक्वायर्ड हैं, या कोई सिंगल आंसर दे सकता है क्या, या तीनों रिक्वायर्ड हैं, ये हमें देखना है। चलो, तो अब आप देखिए कि हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि तीनों की एजेस का सम, एना, उसकी मदर और उसके फादर, तीनों की एजेस का सम कितना दिया हुआ है हमको, 62 दिया हुआ है। ओके, 5 years ago, 5 साल पहले। अब मान लेते हैं प्रेजेंट में एना की एज ए है, मदर की एज एम है और फादर की एज एफ है। ओके, तो अगर प्रेजेंट में ये है तो 5 साल पहले एना की एज जो थी 5 years ago, द एज ऑफ एना वॉज 1/5 ऑफ हर फादर्स एज। उसके फादर की एज 5 साल पहले जो थी उसका 1/5 थी एना की एज। ओके, और 2 साल पहले 2 years ago, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 years ago फादर की एज का 1/5, 2 years ago 2 साल पहले एना की एज हो गई a-2, हमने एना की एज को a माना और फादर की एज को f माना, तो 2 साल पहले दोनों की एज ये थी और इन दोनों की एज का सम कितना था, दोनों की एज का सम था 36। उस अकॉर्डिंग एना और फादर की एज का सम यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा भाई, एना a-2 f-2, तो टोटल कितना हो गया a + f-4 = 36। ओके, तो उस अकॉर्डिंग में हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि एना और उसके फादर की एज का सम जो है वो कितना था, 40 था। ठीक है, एना और उसके फादर की एज का सम कितना था, 40 था। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से या इस तरफ नोट डाउन कर देता हूँ मैं। एना और फादर की एज का सम 40 था, तो मदर की एज निकाली जा सकती है यहाँ से मैं मदर की एज निकाल सकता हूँ कि भाई एना, मदर और फादर तीनों की एज का सम कितना है, 62 है। ओके, एना और फादर की एज का सम कितना है, 40 है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 62 - 40, यानी कि 22 ईयर्स तो मदर की एज हो गई। ओके, अब एना और फादर, तो एक रिलेशन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से जब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो उससे क्या है, हमें एना और फादर की एज में एक रिलेशन और पता चल जाएगा। एक रिलेशन हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो इससे हम एना और फादर की एज को अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर तीनों की एजेस का हम रेशो निकाल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें कोई भी दो की हेल्प से तो हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होंगे टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, और डेटा रिडंडेंसी में हमें यही चेक करना है कि कौन से आंसर देने के लिए रिक्वायर्ड है और कौन से नहीं है। कभी कभी हमें सिंगल भी आंसर देने के लिए रिक्वायर्ड होगा, कभी दो भी देने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और कभी कोई भी दो, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि कोई भी दो, 3 पॉइंट गिवन है, तीनों में से कोई से भी दो ले लीजिए आप, आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। कभी कभी तीनों रिक्वायर्ड होंगे तो फिर रिड्यूस करने, मतलब नॉट रिक्वायर्ड तो कोई होगा ही नहीं, तीनों रिक्वायर्ड हो गए। ओके,
तो इस तरह से हमें डेटा रिडंडेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो थैंक यू।